यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस पे हम आपसे चर्चा कर रहे थे। यूएनओ का चार्टर या यूएनओ का अधिकार पत्र जिसको हम कहते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सभ्य देशों के द्वारा एक यूनाइटेड नेशन एक वहाँ पर बनाई गई, एक संस्था बनाई गई जिसको यूएनओ का नाम दिया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दिया गया। सैन फ्रांसिस्को जो शब्द हमने उपयोग किया था, सैन फ्रांसिस्को द सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पर सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया गया जो 24 अक्टूबर 1945 से पूरे विश्व में लागू किया गया। तो आज वर्तमान में इसमें 193 देश मेंबर हैं। साउथ सूडान, दक्षिण सूडान इसका लास्ट मेंबर है जिसके बारे में हम चर्चा आपसे कर चुके हैं। 195 देशों के नाम वैसे तो आते हैं लेकिन 2 देश अंडर प्रोसेस है और कौन से देश कैसे उसमें जोड़े जाते हैं। शुरुआत में 51 मेंबर्स उस सैन फ्रांसिस्को जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें शामिल हुए थे और इसके बाद धीरे धीरे जो भी देश इस सैन फ्रांसिस्को के जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का चार्टर बनाया गया उसको जो एक्सेप्ट करते गए, उसको रेटिफाई करते गए, उसका अनुसमर्थन करते गए, वो बाद में उस देश में, उस यूनाइटेड नेशन में शामिल होते गए। तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस जिसका उद्देश्य पूरे विश्व में सिक्योरिटी बनाए रखना और पीस बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना और शांति बनाए रखना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। बाकी के इसके उद्देश्य और भी हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन का जो मुख्य उद्देश्य है विश्व में सुरक्षा और शांति बनाए रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है और ये अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल भी हुआ। सैन फ्रांसिस्को द सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे, इसमें 25 अप्रैल 25 ऑफ अप्रैल 1945 टू 25 जून 1945 तक ये कॉन्फ्रेंस हुआ। ये डेट आप नोट कर लीजिए, 25 अप्रैल 1945 से 25 अप्रैल 1945 टू 25 जून 1945, ये इतने दिन इसका ये कॉन्फ्रेंस हुआ, ये सम्मेलन हुआ। बहुत लंबी चर्चा वहाँ पर हुई कि हमें कैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का गठन करना है, कैसे हमें इसका चार्टर तैयार करना है और कैसे हमें पूरे विश्व को ये जो वॉर की त्रासदी होती है, जो वर्ल्ड वॉर वगैरह की त्रासदी होती है, इसको कैसे हमें रोकना है, पूरे विश्व में कैसे हमें शांति बनाए रखना है। ये बहुत लंबी चर्चा इनकी हुई और ये अपना 25 अप्रैल से लेकर के ये 25 जून तक चर्चा हुई, कॉन्फ्रेंस हुआ। ये सैन फ्रांसिस्को में ये कॉन्फ्रेंस हुआ और इसके बाद अंत में फाइनल रूप से इन्होंने चार्टर को डिसाइड किया, बहुत सारे संशोधनों को उसमें ऐड किया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को उसमें से बाहर किया और 25 जून 1945 को 51 जो मेंबर थे उसके, जो प्राइमरी रूप से वहां पर बैठे हुए थे, वो 51 मेंबर्स के द्वारा उसको साइन कर दिया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के चार्टर को। कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको लागू करने के लिए, तो कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए 25 ये आपका 24 अक्टूबर, ये डेट हम आपको नोट करवा चुके हैं, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का जो ये चार्टर है, जो ये अधिकार पत्र है, जिन्होंने अपने अधिकार से उन देशों ने उसको बनाया था, उसको पूरे विश्व में लागू कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, पूरा वर्ल्ड उसको मनाता है क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का चार्टर लागू हुआ था। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस अगर वास्तव में किसी रूल्स रेगुलेशंस पे काम करता है तो वो यूएनओ का चार्टर है, जिस पे हम अब चर्चा करना शुरू करेंगे। 111 आर्टिकल है उसमें, 19 चैप्टर है उसमें और 111 आर्टिकल और 19 अध्याय से मिलकर के यूएनओ को संचालित करने वाला चार्टर तैयार होता है जिस पर पूरा विश्व काम करता है। तो 193 देश मेंबर है। अब एक एक करके हम आर्टिकल पे पहुंचेंगे।
शुरुआत में सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन है, जो हमने कहा था 5 मिनट के बाद हम ले रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन जैसे ही हो जाता है, इसके बाद सीधे आर्टिकल पे हम पहुंचते हैं और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के चार्टर में क्या मुख्य कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसको आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो आपने अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लिया होगा, लेकिन फिर भी जब तक वो आप क्लास में नहीं समझेंगे तब तक उन चीज़ों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि पुस्तक में तो हर चीज़ लिखी होती है, लेकिन एक्सेप्ट कितना करना है, कितना हमें अपने दिमाग में रखना है, ये बड़ी बात होती है। तो इसी पर हम चर्चा आपसे करेंगे। सबसे पहले मनु राय प्रकट हो सामने और अपना प्रेजेंटेशन रखें, जो भी टॉपिक उनको दिया गया था। मनु राय, आपके पास 4 मिनट का समय है जी। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हम बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ को स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि अलग अलग कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन इंटरनेशनल लॉ के ऊपर अलग अलग होता है, तो उसको क्लासीफाई और उसको समझने के लिए हम बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ को पढ़ते हैं। और बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जो कि है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी बेसिस है उसमें आता है नेचुरलिस्ट और पॉजिटिविस्ट थ्योरी। तो नेचुरलिस्ट थ्योरी जो है, तो जो 16 और 17 को जो ज्यूरिस्ट है जैसे कि ग्रोशियस, उनका ये मानना था कि जो नेचुरल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ, उसका मेन बेसिस है लॉ ऑफ नेचर, यानी कि नेचुरल लॉ, यानी कि वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स और रेगुलेशन जो कि हमें गॉड के द्वारा यानी कि भगवान के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। और इसमें इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मनुस्मृति, बाइबल, अपने स्क्रिप्चर्स, रामायण, महाभारत, ये इसका एग्जाम्पल है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं, ये वो रूल्स और रेगुलेशन है जो कि सभी मैन मेड लॉ से कहीं ऊपर होते हैं, ये मैन मेड लॉ से काफी अलग होते हैं, क्योंकि हमें प्राकृतिक रूप से और हमारे पास काफी समय से होते हैं। और जो नेचुरल थ्योरी है, जो लॉ ऑफ नेचर है, वो रीजन, जस्टिस, मोरल, इसके अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन इस थ्योरी को काफी क्रिटिसाइज किया गया 19th सेंचुरी के ज्यूरिस्ट द्वारा। उनका ये कहना था कि ये जो नेचुरल थ्योरी है ये बहुत ही अस्पष्ट है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि डाइवाइन लॉ हो गया और जो भगवान के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल हो गए, रीजन, जस्टिस, मोरल, ये काफी अनक्लियर है। अगर हम इस चीज को अभी अप्लाई करने का सोचें तो इसमें रिजल्ट सिर्फ कंफ्यूजन ही होगा और कुछ नहीं होगा। और जो पॉजिटिविस्ट थ्योरी है, तो इसके जो फॉलोअर थे वो है बैंकर शॉ। उनका ये मानना है कि जो इंटरनेशनल लॉ का बेसिस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेंट, राज्यों की सहमति। उनका ये मानना था कि जो राज्यों की सहमति होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज के बेसिस के लिए, इंटरनेशनल लॉ के बेसिस के लिए, क्योंकि वो एक नीड तरीके की होती है। और इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ, इस थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म हुआ कि जो ट्रीटी कन्वेंशन ये सब होते हैं जिसमें राज्य अपनी सहमति देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी राज्य उन ट्रीटी कन्वेंशन पे अपनी सहमति दें। और दूसरा उसमें ये क्रिटिसिज्म हुआ, उनका ये कहना था कि सभी रूल्स और प्रिंसिपल्स ट्रीटी कन्वेंशन से नहीं लिए जाते हैं। उनका बेसिस ये नहीं होता है कि सारे रूल्स ट्रीटी और कन्वेंशन से लिए गए हों, प्रिंसिपल जनरल प्रिंसिपल लॉ के द्वारा भी लिए जाते हैं। और फिर आते हैं सेकेंडरी बेसिस। सेकेंडरी बेसिस में पहला है थ्योरी ऑफ कंसेंट। थ्योरी ऑफ कंसेंट की जो फिलोसोफर यानी कि जो स्कॉलर थे जिसको फॉलो करते थे वो थे एंजिलोटी और फ्राइगल। उनका ये मानना था कि कोई भी राज्य, कोई भी देश किसी संधि पर एग्री करने के लिए, उस पर सहमति देने के लिए बाउंड नहीं है। वो चाहे तो उसको रद्द कर सकता है अगर उसकी इच्छा नहीं है तो। और दूसरा है ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, इसके फॉलोअर थे ज़ेलिक। उनका ये कहना था कि एक राज्य जब किसी संधि पर अपनी सहमति देता है, किसी ट्रीटी को मानता है, तो वो उसको संधि इस तरीके से मेंटेन करनी चाहिए, इस तरीके से कंट्रोल करनी चाहिए कि वो दूसरे यानी कि जो तीसरा देश है उसकी रेगुलेशन और उसके किसी भी चीज इंटरेस्ट में दखल ना दे, उसको डिस्टर्ब ना करे। तो इसमें एक राज्य को ये मेंटेन करना चाहिए कि वो किसी तीसरे देश को नुकसान ना पहुंचे और ना ही उसको डिस्टर्ब करे। फिर आता है पैक्टस एंड सर्वेंटा। इसको जो स्कॉलर थे वो थे एंजिलोटी, ये इटली के स्कॉलर थे, और उनका ये कहना था कि एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। इसका मतलब होता है एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, जिसका अर्थ ये है कि एक राज्य को अपना जो एग्रीमेंट होता है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए और उस एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर आता है थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि जर्मन के फिलोसोफर हीगल द्वारा दी गई है। और उनका ये कहना था कि एक राज्य की ड्यूटी होती है कि वो अपने सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे। फिर आता है मोरालिटी एज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसका ये थ्योरी दी थी ब्रेली ने। इनका कहना ये था कि जो मोरालिटी, एक राज्य को अपनी जो संधि उसने जो एग्रीमेंट किया है उसको नैतिकता के द्वारा और रिस्पेक्ट के द्वारा अच्छे तरीके से उसका पालन करना चाहिए और नैतिकता को फॉलो करना चाहिए। और लास्ट जो थ्योरी है
वो है सोशियोलॉजिकल बेसिस, जो कि ड्यूवेट द्वारा दी गई है, जो कि एक फ्रेंच स्कॉलर थे। इसमें ये माना गया है कि जो देश होते हैं उनको दूसरे देशों के जो सोशल कल्चर है, सोशल प्रिंसिपल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट, दूसरे के सोशल प्रिंसिपल और सोशल प्रोग्रेस और सोशल डेवलपमेंट में एक दूसरे के देशों की हेल्प करनी चाहिए कलेक्टिवली। ओके, थैंक यू मनु राय। हाँ, नेक्स्ट किसका नंबर था? चेतना आ चुकी है क्लास में क्या? ये नहीं आई है। और इनके बदले अगर कोई प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो वो उंगली ऊपर करे। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो बोल चुके हैं वो नहीं बोलेंगे। और कोई? ये सब लोग वीडियो ऑन करिए, अपना वीडियो नहीं दिख रहा है बहुत सारे लोगों का। अभिषेक नायक। यस सर। हाँ, आप बोलना चाहते हैं, बोलिए जल्दी से। जी सर। सर इंटरनेशनल लॉ के सर 2 सोच है सर। पहला प्राइमरी सोच, दूसरा सर सेकेंडरी सोच। सर प्राइमरी सोच में सर आपने 6 सोच बताए सर, जिसमें इंटरनेशनल कस्टम को रखा गया है सर। हेलो। हाँ, आराम से बेटा बोलिए। जी सर, प्राइमरी सोच सर ये सारे प्राथमिक सोच है इंटरनेशनल कन्वेंशन का सर। इसमें इसे आईसीजे के चार्टर आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 में रखा गया है सर। सर दूसरा सेकेंडरी सोच है इसका इंटरनेशनल कन्वेंशन सर, इंटरनेशनल कस्टम सर। सर इसमें सभी प्रकार की प्रथाओं के बारे में बताया गया है सर। तीसरे नंबर पे सब राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किए गए रीजन सर। इसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन में जितने राज्य सभी जो रीजन जो नियम बनाते हैं उन्हीं के द्वारा स्वीकार किया जाता है सर। और सर न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजन सर। और सर 5वें नंबर पे सर इसमें जूरिस्ट विधि शास्त्रियों तथा भाषाकारों की रचनाएं। और सर 6वें नंबर में सर इसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं अंगों के निर्णय। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं अंगों द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं सर। दूसरे नंबर पे है सर इसमें सेकेंडरी सोर्स में अपने सर इसमें आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौजन, इंटरनेशनल इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय सौजन सर। इसमें जो राज्य दूसरे राज्यों से जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, दूसरे राज्य भी उनसे उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं सर। राज्यों के पत्र दूसरे नंबर पर सर, राज्यों के पत्र में सर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय में सभी राज्यों के आपसी संबंध तथा उनके द्वारा अपने एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए पत्र प्रकाशित किए जाते हैं तथा उन पत्रों का प्रकाशन भी किया जाता है सर। तीसरे नंबर पर आते हैं अपने अधिकारियों को दिए गए आदेश स्टेट। तीसरे नंबर अपने अधिकारियों को दिए गए आदेश, राज्य जो अपने अधिकारियों को आदेश देते हैं उन्हें व्यक्ति मानते हैं सर। चौथे नंबर पे आता है सर इसमें तर्क रीजन। और सर 5वें नंबर पे आता है सर साम्य तथा न्याय। चलिए अभिषेक नायक, आप अच्छा बोले, आपका नंबर नहीं था लेकिन आपने बोलने की सहमति दी, फिर भी अच्छा बोले आप जी। चलिए कल जी के सर। लिए ये 2 नाम जो होंगे वो शिवांगी सेवरे जी सर। कल आपका प्रेजेंटेशन होगा, आप तैयार करके आए सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। और मोहित दीक्षित, जी सर। ठीक है, प्रेजेंट रहना है। जी सर। जी सर। ये सर कल जी? के लिए क्या कह रहे हैं मोहित? कल कर नहीं पाएंगे सर, क्यों? हम रेडी नहीं है सर। अभी 24 घंटे बाकी हैं बेटा, और कल आपको प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है? ऐसा सर, कोई भी टॉपिक काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं या हम आप नहीं कर सकते हैं, या कोई ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान ना कर सकता हो। 24 घंटे बाकी है अभी। सोर्सेस ऑफ सर? इंटरनेशनल लॉ। हाँ शिवांगी बोलिए। सर टॉपिक पूछ रहे थे, ये सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ वाला टॉपिक है ना सर? ओके सर। ओके, चलिए आगे क्लास को ले जाते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस पे अब हम चर्चा कर रहे हैं, और 2-4 दिन हम इसके जो बेसिक जो इसके आर्टिकल है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे।
तो इसका जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर पर्पस एंड प्रिंसिपल के बारे में बात करता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के महत्वपूर्ण चैप्टर पे हम चर्चा करेंगे। केवल पहला चैप्टर पर्पस एंड प्रिंसिपल्स, पर्पस एंड प्रिंसिपल, अध्याय 1, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसका पहला अध्याय पर्पस एंड प्रिंसिपल्स, उसके प्रयोजन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस बनाया गया। और इसी अध्याय में जो अगला आर्टिकल है, इसमें 2 आर्टिकल होंगे पहले अध्याय में, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। तो इसमें पहले आर्टिकल में इसके पर्पस बताए गए हैं, इसके ऑब्जेक्ट बताए गए हैं, और आर्टिकल 2 में इसके जो कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस काम करता है, वो उसके सिद्धांत बताए गए हैं। तो पहला आर्टिकल जो उसका पर्पस है, वो पर्पस तो वैसे एक लाइन में हम आपको बता चुके हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का जो मुख्य मेन पर्पस है वो यही है, वर्ल्ड में पीस बनाए रखना और वर्ल्ड में सिक्योरिटी बनाए रखना, विश्व में सुरक्षा बनाए रखना और शांति बनाए रखना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन उद्देश्य के पहले एक चीज और यहां पर बनती है, और वो इसकी होती है प्रियम्बल, उसकी होती है प्रस्तावना। 3 ईयर वाले संविधान भी पढ़ रहे होंगे, ऑनर्स वाले अगले सेमेस्टर में संविधान पढ़ेंगे, तो उसकी प्रियम्बल भी है। लेकिन प्रियम्बल पर हम डिटेल से नहीं जाएंगे। प्रियम्बल की जो पहला कॉन्सेप्ट है केवल उस पर हम बात करेंगे। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उसका जो पहला वर्ड है, उस पहला वर्ड क्या कहता है, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। और जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का जो चार्टर है, शायद आपने डाउनलोड करके रखा होगा और आपके पास होगा भी, और कुछ जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं उन्होंने प्रिंट आउट करके भी निकाल लिया होगा। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट का जो पहला वर्ड है, और वो पहला वर्ड क्या कहता है, बी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिटरमाइंड, मतलब कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। और संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द क्या कहता है, हम भारत के लोग, मतलब वो केवल इंडिया के लिए अप्लाई है। और ये हम जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर हैं, जो हमने 193 अभी देशों के नाम आपको बताए हैं, वो आप अपना व्हाट्सएप पे या अपना गूगल पे आप उसको सर्च कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर के वो 193 जो देश है उसकी पूरी लिस्ट वहां पर आ जाएगी, और आप देख सकते हैं कि कौन सा देश कब और किस सन को यूएनओ का मेंबर बना था। वो पूरी डेट बाय डेट उसमें पूरे ईयर, पूरे जो है जो देश वो उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो उसका शब्द है पहला, वो क्या कहता है, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी मेंबर होंगे, वो सब मेंबर इस यूएनओ के चार्टर को एक्सेप्ट करते हैं, और उनके ऊपर बाउंडेशन रहेगा कि वो यूएनओ के इस चार्टर के जितने भी प्रोविजंस है उसको माने, और उनके ऊपर ये बाध्यता है, क्योंकि अगर वो मानेंगे तो पूरे वर्ल्ड में वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का चार्टर अन्य देश भी उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रियम्बल की पहली लाइन है वही आप उसको नोट करेंगे। इसके बाद फिर उसके पर्पस पे पहुंचेंगे और उसके प्रिंसिपल पे पहुंचेंगे। तो उसके पर्पस जो आर्टिकल 1 में बताए गए हैं वो बहुत जल्दी से हम आपको दो तीन जो उसके पर्पस है वो बता देते हैं। पहला पर्पस उसका क्या है, आर्टिकल 1 में पहला पर्पस उसका कहता है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका पहला पर्पस क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था को मेंटेन करना, उसको बनाए रखना। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, और इसी उद्देश्य के लिए अगर कोई भी ऐसे खतरे की स्थिति बनती है तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का ये लायबिलिटी है कि वो उस खतरे की, उस डिस्प्यूट की स्थिति को हुई उसकी प्राइमरी स्टेज पर ही उसको डैमेज कर दे, उसको खत्म कर दे।
ये पहली जो उसका पर्पज है वो एक लाइन में हमने आपको बताया। और दूसरा पर्पज इसका महत्वपूर्ण, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशन। अगर कोई नोट कर रहा है तो बहुत जल्दी से उसको नोट भी कर लीजिए। बहुत बड़े बड़े पर्पज हम आपको नहीं बताएंगे, एक लाइन में केवल पर्पज बताएंगे इसका। और दूसरा इसका पर्पज क्या है, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रों के समान अधिकार। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं देखेगा कि कौन देश छोटा है और कौन देश बड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम छोटे स्तर पे पहुंचे तो जो हम मोहल्ले में रहते हैं या जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर यह नहीं देखा जाएगा कौन व्यक्ति छोटा है और कौन बड़ा है, वो सब समाज के व्यक्ति कहलाते हैं। आपके बहुत बड़ा महल हो सकता है, बगल वाले के पास 2 कमरे हो सकते हैं, 1 कमरा हो सकता है, या हो सकता है कि वो झोपड़ी में रहता हो, लेकिन वो भी समाज का ही हिस्सा माना जाएगा। जिस प्रकार से हमारे हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे जो हाथ की उंगली है वो उन उंगलियों में ही उनकी गिनती होती है। तो समाज की स्थिति में हम उनको देखते हैं। इसी प्रकार से अगर इंटरनेशनल सोसाइटी में हम देखें तो इंटरनेशनल सोसाइटी का दूसरा, यूएनओ का दूसरा पर्पज क्या है कि विश्व में जितने भी देश हैं उनको समान अधिकार और समान जो उनका आत्मनिर्णय है, समान सम्मान उनके साथ रखा जा सके। किसी भी प्रकार से उनके साथ भेदभाव की स्थिति नहीं होना चाहिए, ठीक है। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस, एक लाइन में आप लिख सकते हैं केवल, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस, बस। और पहला आपने क्या देखा, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और दूसरा इनका क्या हो गया, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस, मतलब कि ये सब फ्रेंडली एक दोस्त की तरह रहेंगे, एक मित्र की तरह रहेंगे। और अगर आपस में ये भेदभाव करेंगे तो निश्चित रूप से फिर यूएनओ का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता है। वो छोटा, ये बड़ा, अगर हम ये सोच करके काम करेंगे तो समाज में फिर हमारी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। और फिर समाज में जो छोटे लोग हैं या जो छोटा व्यक्ति है जो कम कमाता है उसको समाज में इसी नज़र से, लोग जो कम बुद्धि वाले हैं वो उसको इस नज़र से देखते हैं। लेकिन समाज के सब व्यक्ति बराबर होते हैं और उनके यहाँ जाना है, इनके यहाँ नहीं जाना है, वो पैसे वाला है, ये कमजोर पार्टी है, ये सब देख करके जो व्यक्ति काम करता है कुछ समय उसका ये चल सकता है, क्योंकि समय बदलता रहता है और सब व्यक्ति का समय एक सा नहीं होता है। कभी आप अमीर हो सकते हैं और कल के दिन दूसरा वाला व्यक्ति भी अमीर हो सकता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसलिए हमें पैसे से अमीरी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। हमें उस व्यक्ति की फ्रेंडशिप रखना चाहिए, उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि हमें कम से कम 4 लोगों के साथ तो अच्छा व्यवहार बना के चलना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय पे यही 4 लोग हमें उठा करके ले जाने वाले होंगे। लेकिन अगर आपका इनके साथ भी व्यवहार नहीं है तो फिर आपको पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से इंटरनेशनल सोसाइटी भी है, और इंटरनेशनल सोसाइटी क्या कहती है कि हमें सबको समान नज़र से देखना चाहिए, जितने भी उसमें मेंबर हैं सब समान नज़र से होंगे। ये नहीं है कि अमेरिका ज़्यादा संपन्न देश हो गया तो भारत को कम नज़र से देखे या अच्छी नज़र से ना देखे, या और छोटे देश भी हमारे विश्व में है तो अगर उनको हम अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे तो जो वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनती है वो इसी तरीके से बनती है। एक्चुअली जब हम छोटे देशों को उपेक्षा करते हैं, उनकी हम बात का सम्मान नहीं करते हैं, उनको हम अपनी बात कहने का मौका नहीं देते हैं, तो फिर छोटे देश उपेक्षित हो जाते हैं और फिर वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन जाती है। दो वर्ल्ड वॉर जो हुए हैं वो इसी का परिणाम है। और यूनाइटेड नेशन अब इन चीज़ों को बहुत ही फूंक करके कदम रखेगा, क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था 1920 में, जो राष्ट्र संघ बनाया गया था, वो राष्ट्र संघ इसलिए फेल हुआ क्योंकि उन्होंने जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए। वो भी बनाया गया था विश्व में सुरक्षा और शांति के लिए, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा नहीं किया और छोटे देशों की उपेक्षाएं होने लगी। बड़े देश अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से छोटे देशों पर कब्जा करने लगे, और जब वो छोटे देश बड़े देशों के पास जो गार्जियंस हुआ करते थे उनके पास जब कंप्लेंट लेकर के जाते थे तो वो बड़े देश छोटे देश का साथ नहीं देते थे, और इसलिए जो पूरे विश्व में असंतोष हुआ और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। लेकिन अब चूंकि यूनाइटेड नेशन ने ये दोनों वर्ल्ड वॉर देख लिए
अब वो बहुत ही फूक फूक करके कदम रखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कोई भी देश उपेक्षित ना हो और किसी भी देश के साथ वहाँ पर बराबरी का जो अधिकार है वो वहाँ पर खंडित ना हो। तो कोशिश यही की जाती है कि सभी देश समान रूप से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर रहे। इसके बाद जो इसका अगला उद्देश्य है, अगला उद्देश्य यह है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मानव कल्याण के लिए जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सभी मेंबर्स के साथ समान रूप से की जाएंगी। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर और एक्सेट्रा। तो ये जो अगला इसका पर्पज हुआ वो क्या हुआ? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मानव कल्याण के लिए जो भी अच्छे से अच्छा काम यूनाइटेड नेशन का हो सकता है वो वहां पर किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पल्स पोलियो जो अभियान चलाया गया, ये WHO के द्वारा चलाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऐसे किसी भी देश में अगर इस प्रकार की कोई महामारी फैलती है, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती है, मान लीजिए कोई देश में भूकंप आ गया, तो फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस उसकी मदद करेगा और पूरी तरह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस अगर उनकी मदद कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो 193 देश मेंबर है वो सब उस मदद में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि यूएनओ का मेंबर की मेंबरशिप जो होती है, जो उसका शुल्क होता है, वो हर पर ईयर वहां पर सभी मेंबर्स को जमा करना पड़ता है। ठीक है, मेंबरशिप ऐसे नहीं मिलती है, मेंबरशिप के लिए वहां पैसा जमा होता है। इसके बाद हर साल उसकी रिन्यूअल करवाई जाती है और सब उसमें मेंबरशिप में पैसे जमा करते हैं। तो जो भी बड़े से बड़े आयोजन विश्व में होते हैं, चाहे किसी नेचुरल जो आपदाएं होती हैं उनको रोकने के लिए या कोई बीमारियां होती हैं उनको रोकने के लिए, अभी आप देखना WHO के द्वारा जब कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी तब घर घर जाकर के हर व्यक्ति को वो लगवाई जाएगी, जो पूरे विश्व में ये संचालित होगी, जो भी देश उससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से मानव कल्याण जो उनकी मेंबरशिप होती है वो भी हम आपको बता दें, मेंबरशिप एक्चुअली उस देश के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो देश जितना संपन्न है उतनी मेंबरशिप उसको वहां पर लगती है। अगर कोई बहुत छोटा देश है, गरीब देश है, तो उसको कम मेंबरशिप वहां पर देनी पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पर, और यही तो होता है इकोनॉमिक जो समानता होती है, इक्वलिटी होती है, वो यही कहलाती है समान लोगों के साथ समान व्यवहार और दूसरे समान लोगों के साथ समान दूसरा उसी प्रकार का व्यवहार। आर्टिकल 14 आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया है, और उसमें इक्वलिटी से मतलब होता है समानता का अधिकार। लेकिन उसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशंस आप पढ़ेंगे, और रीजनेबल क्लासिफिकेशंस क्या होता है? एक से समान लोगों के साथ एक सा व्यवहार और दूसरे समान लोगों के साथ दूसरा उसी प्रकार का व्यवहार, मतलब पात में भात नहीं होगी। और ये बुंदेलखंडी में आप इस कहावत को जानते होंगे, समझते होंगे। क्यों रत्नेश राय, ये कहावत सुनी है ना? ऑडियो ऑन करिए आप अपना। जी सर बोलिए। ये कहावत सुनी है, पात में भात नहीं होगी। सर आवाज नहीं आ रही है शायद आपके पास जी? नहीं है सर, हमने आवाज नहीं आ रही आपके, साथ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ सुनिए, किसी की नहीं? यस सर। ये सबने सुनी होगी यार, कोई फॉरेन से थोड़ी बैठा हुआ है, यस सब यहीं के लोग हैं। इसका मतलब ये होता है, चलिए ठीक है सबने सुनी होगी, इसका मतलब ये होता है कि पात में भात नहीं की जाएगी। अगर एक कमरे में आपने 10 लोगों को खाने के लिए बिठाला है तो सबको बराबर से वहां पर परसा जाएगा। ऐसा नहीं है किसी के लिए आपने थाली लगा दी और किसी के लिए आपने डिस्पोजल लगा दी, किसी के थाली में रसगुल्ला रख दिया, किसी के थाली में नहीं रखा, किसी के में 1 रख दिया, किसी के में 2 रख दिया, ऐसा नहीं होगा। पात में भात नहीं होगी। अगर आपने कलेक्टर को भी इन्विटेशन दिया है और एक रिक्शा चलाने वाले को भी दिया है, और अगर आपने एक साथ उसको बिठाला है एक रूम में, तो बराबर से नीचे बिठाला जाएगा या ऊपर बिठाला जाएगा, जो भी खाना परसा जाएगा बराबर से परसा जाएगा। इसको कहते हैं पात में भात नहीं होगी। लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशंस, मान लीजिए आपने 1 क्लास ऑफिसर्स को बुलाया है तो उनके लिए दूसरे कमरे में व्यवस्था करवा दीजिए, और जो आपने दूसरे लोगों को बुलाया उनके लिए आप दूसरे कमरे में व्यवस्था करवा दीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को तो एक्सेप्ट करता है,
लेकिन एक ही कमरे में कलेक्टर को टेबल कुर्सी पे बिठाल दे और दूसरे जो मोहल्ले वाले को आपने बगल में बुलाया उसको नीचे बिठाल दें आप, ये नहीं चलेगा। ये राइट टू इक्वलिटी का वॉयलेशन हो जाएगा, क्योंकि वो होगा कलेक्टर अपने लिए, लेकिन आपके एक सामाजिक कार्यक्रम में वो आपके घर आया है और इसलिए बात में बात नहीं होगी। ठीक है, और उस व्यक्ति को अगर इस प्रकार की बात में बात की गई है तो चुपचाप उठ के निकल जाना चाहिए। जहां आपकी पूछ परख ना हो, चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए। वहां बैठ करके अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर क्यों, ठीक कहा ना नेहा तिवारी? सही कहा ना? जहां आत्मसम्मान की बात उठ जाए वहां पर 1 मिनट नहीं रुकना चाहिए। फिर ये आपकी थाली रखी है, हाँ, उस थाली के आप पैर छू लीजिए जिससे कि अन्य का अपमान ना हो, लेकिन चुपचाप उठ करके निकल जाइए आप, क्योंकि उस व्यक्ति ने आप वहां पर भेदभाव कर दिया। और अगर भेदभाव करना है ये तो दूसरे कमरे में बिठा दीजिए। जी, क्या कह रही नेहा तिवारी? अभी कोई कुछ बोल रहा था। सर ये कह रहे हैं कि जहाँ सम्मान ना हो तो पहले तो वहां जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, मान लीजिए धोखे से पहुंच गए, मान लीजिए आपने हमें बुलाया और हम आपके पास पहुंच गए, अभी तो हमने देखा नहीं कि क्या सम्मान है क्या नहीं है। हाँ, अभी तो हम पहुंच गए ना। हाँ, ठीक है, और अगर सम्मान ना हो तो और जैसे ही हम पहुंच गए और हमें लगा कि यहाँ तो आत्मसम्मान की बात आ रही है तो तुरंत निकल जाना चाहिए 1 मिनट में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और दोबारा से उस दरवाजे में कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। तो अपने आत्मसम्मान को, अपने कैरेक्टर को हमेशा अपने हिसाब से बना के रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से हमें किसी भी प्रलोभन में आकर के अपने कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चलिए, आज की क्लास को यही विराम देते हैं। अगली क्लास 1 बजे से फिर शुरू होने वाली है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी फरवरी तक आपकी क्लास चल रहा है और फरवरी तक आपको हमें झेलना पड़ेगा अभी, तो फरवरी तक हम आपके सामने रहेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, नमस्कार। कल झेलना क्यों पड़ेगा, ऐसे क्यों बोल गया? थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर।